नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ALP एंड टेक्नीशियन की भर्तियां आ चुकी हैं। आप सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होगी। उनसे संबंधित हम जो पूर्व में भर्ती हुई थी 2018 में, उसके प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कहां कहां से उसमें प्रश्न आए थे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ के आपको प्रश्न पढ़ने हैं। तो आइए चलते देखते हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है और को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर रहेगा नंबर 4 f। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। तो वही अपन को 3 चित्र दिए हैं। तो इन सब का संबंध प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से रहेगा। इन सब का संबंध प्रौद्योगिकी से रहेगा, जिसमें देखो कंप्यूटर है, CD है, कैमरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के MD और CEO कौन है? यह उस समय करंट अफेयर से आया हुआ प्रश्न था। तो उस समय CEO थे उषा अनंत सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है रीजनिंग का प्रश्न। 9 × 6 = 45, 7 × 4 = 33, 6 × 4 = 20 है। तो 5 × 3 का मान कितना होगा? तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन कि 9 × 6, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। इनको आपस में घटा देंगे तो बचेगा 45। ऐसे ही 7 × 4, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसको यदि अपन घटा देंगे तो अपन के लिए आ जाएगा 33 बचेगा। तो इसी प्रकार से हम 5 × 3 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। इनको आपस में घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो भाई पहले कितना केक बट चुका है? तो 1/2 भाग तपस का और 1/3 भाग ऋषि का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3 + 2, मतलब 5/6 केक बट चुका है भाई। और टोटल केक कितना है अपना? टोटल केक है 1 में से अपन 5/6 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, नकारात्मक त्वरण में निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण के बारे में पढ़ा होगा। तो किसकी विपरीत दिशा? तो वेग परिवर्तन को अपन त्वरण कहते हैं, तो वेग की विपरीत दिशा को ही नकारात्मक त्वरण कह देते हैं। नंबर 7, किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। यदि हम ध्यान से देखें तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या जो कि अंडर रूट में रहे और जिसका वर्गमूल ना निकले। तो 2401 का भी वर्गमूल निकल सकता है, 1024 का भी निकलेगा, 4096 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन 2048 का जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो यह पूर्ण रूप से संख्या नहीं निकलेगी, अंदर करनी में कुछ बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। फिर आता है नंबर 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न करने के लिए हम एक थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जिसे कहते हैं कॉट टेंजेंट थ्योरम, जिसके अनुसार क्या होगा? D² = AD × BD। तो D बराबर 8 दिया है, तो D² बराबर आ जाएगा 64 और AD को लिख सकते हैं अपन AB धन BD और यहाँ पे गुणा में भी क्या आ जाएगा बाहर? BD। यहाँ पे आप समझ लेना, थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है। तो 64 बराबर AB अपन के लिए दिया है कितना? 12 और BD का मान अपन के लिए पता नहीं है, तो BD की जगह पे BD लिख देंगे। यहाँ भी क्या आ जाएगा? गुणा में BD। यहाँ फिर से आगे हल करते हैं। तो 64 बराबर BD का गुणा अंदर कर देंगे तो आ जाएगा 12 BD धन BD²। अब इसको आगे हल करेंगे अपन वर्ग समीकरण। आप ध्यान से देख सकते हैं, वर्ग समीकरण बन गया है BD² धन 12 BD और इस 64 का पक्षांतर करेंगे तो -64 बराबर 0 आ जाएगा। अब इस वर्ग समीकरण को हल करना आप सभी जानते हैं। हम इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए 64
जीरो बराबर में जीरो आ चुका है। तो वर्ग समीकरण को हल करने के लिए 12 BD को तोड़ के लिख देंगे। तो कैसा लिखा जाएगा, BD स्क्वायर धन 16 BD माइनस 4 BD धन माइनस 64 बराबर जीरो। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे। तो BD स्क्वायर धन 16 BD में से आ जाएगा BD कॉमन, अंदर बचेगा BD धन 16, और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों जगह है तो माइनस कॉमन लिया और माइनस के 4 कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचेगा BD प्लस 16। अब यहाँ दोनों में से कॉमन आ जाएगा BD प्लस 16 और अंदर शेष बचेगा BD माइनस 4 और दोनों के बराबर में जीरो चल रहा है। BD प्लस 16 को बराबर लेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा जो अपन को नहीं लेना है। BD माइनस 4 के बराबर जीरो रखेंगे तो BD का मान आ जाएगा 4, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान रखना ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ है इनमें से कुकुरमुत्ता, जिसे अपन क्या कहते हैं, मशरूम। इसको हम ध्यान रखना, सेप्रोट्रॉफ कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। इसका भली भांति जानते हैं कि पेट्रोलियम एक ऐसा उत्पाद है जिसमें मूल्य में वृद्धि होगी तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। नंबर 13, अगला प्रश्न है 13, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। यदि हम इस चित्र को घुमाएंगे तो कौन सा वाला अपना आंसर रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो एक यहाँ से ये सीधी लाइन गई है, जब इसको घुमाएंगे तो ऐसे में भी एक लाइन बनेगी, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी, डी नंबर का चित्र आ जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है 14, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष या कथन में दी गई जानकारी तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो कथन है हमारा, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थानों की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, महानगरों की जनसंख्या बढ़ रही है जिससे स्थान में कमी आ रही है और जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। तो अब निष्कर्ष में हमें क्या करना चाहिए, पहला है सरकार को शहर की पुनर्विकास योजना बनानी चाहिए, और दूसरा सरकार को अवैध इमारतों को गिना देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाना चाहिए। यह गलत हो जाएगा क्योंकि भाई पहले ही स्थान की कमी है, और यदि हम अवैध इमारतों को गिराएंगे और छोटे मकान बनाएंगे तो और दिक्कत आएगी। इसलिए केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। इसका आंसर आ जाएगा थोरियम। नंबर 16, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो हल करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी में यह फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका बराबर माइनस 2 माध्य। तो एक अपन के लिए फॉर्मूला ये दिया गया है और दूसरा फॉर्मूला अपन के लिए इसमें दिया गया है बहुलक, मतलब मोड और मीडियन को मीडियन लिख दिया मैंने, MEDN। इसका अंतर दिया है अपन के लिए 2। तो अब अपन इसको लिए क्या लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो मोड को इसी साइड रहने देंगे और इस मीडियन का पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस मीडियन। तो अपने पास 2 फॉर्मूले आ गए या 2 समीकरण बन गए। एक बन गया अपने पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और एक बन गया अपना मोड इज इक्वल टू 2 प्लस मीडियन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, भाई LHS बराबर है तो अपन इनका RHS भी बराबर कर देंगे। तो LHS के बराबर RHS आ जाएगा, तो इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा अपना 3 मीडियन माइनस 2
मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 2 मीन बराबर 2 मीन बराबर आ जाएगा अपना मीडियन प्लस 2 या 2 प्लस मीडियन, 2 प्लस मीडियन। तो 3 मीडियन यहाँ पर है और 1 मीडियन यहाँ पर है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे 2 मीडियन और माइनस 2 मीन। मीन मतलब माध्य, मतलब 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर में आ जाएगा 2। भाई सब जगह 2 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा मीडियन, मीडियन मतलब हो जाएगा माध्यिका माइनस मीन माध्य बराबर में 2। तो यही अपन से प्रश्न में पूछा गया था कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, सॉरी बराबर 1। 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक समान ही रहता है, श्रेणी में एक समान ही रहेगा। फिर ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 18। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये एक्स है एक ये वाई है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने, मतलब वाई की छाया इसके सामने पड़ती है। तो सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व से, तो यहाँ से उग रहा होगा, तभी तो इसकी छाया इसके सामने पड़ रही है। और ये कौन सी दिशा में हो गया अपना, पश्चिम में हो गया एक्स, ऊपर हो गई उत्तर और नीचे हो गई अपनी दक्षिण। तो अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है उन्होंने। छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, एक्स किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो एक्स खड़ा है बाई की तरफ मुँह करके खड़ा है, और बाई की तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व, तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम सबसे नरम धातु है। नंबर 20, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, इसका आंसर है क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर होते हैं जैसे कि एक अपन निकाला जैसे 1, फिर हमने अगली संख्या देखी 1 + 2 = 3, फिर देखी 1 + 2 + 3, तो इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। फिर हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4, इन तीनों का जोड़ है 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से हम देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सब का जोड़ है 10, और इसमें अगर 5 और जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर कितना 15। तो इसमें देखें अपन ट्रायंगुलर नंबर 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, इसमें थोड़ा आंसर गलत दिया है, इसका आंसर आएगा 5। 5 एक ट्रायंगुलर नंबर। अगला प्रश्न है अपना 22 नंबर का। दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें, यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। पहला वक्तव्य दिया गया है कुछ फल, तो अपन ने यहाँ पे मान लिया ये हो गए अपने फल, ठीक है। कुछ फल क्या हैं अपने, सब्जियां हैं, तो ये अपनी क्या हो गई, सब्जी हो गई, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कुछ सब्जियां खाद नहीं है, मतलब कुछ सब्जियां खाद नहीं है तो कुछ सब्जियां खाद हैं, ये इतनी खाद नहीं और ये थोड़ी सी खाद हैं। अब अपन निष्कर्ष देखते हैं, कुछ फल खाद नहीं है, तो यह तो नहीं कह सकते कि यहाँ तो लग रहा है अपन को कुछ फल खाद नहीं है, लेकिन इसका एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, अगर यदि अपन बनाना चाहें तो एक ऐसा भी बन सकता है, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। नंबर दूसरा है कुछ सब्जियां फल हैं, तो यहाँ देखिए कुछ सब्जियां फल हैं, पहला कथन दिया गया था कुछ फल सब्जियां हैं, जब कुछ फल सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां भी फल होंगी, तो इसका नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कथन नंबर 2 इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। x - 5 एक सम संख्या है, वो बता रहा है x - 5 एक सम संख्या और x का मान रखना है अपन को एक वास्तविक संख्या। कथन दिए हैं x - 15 एक पूर्णांक है, क्या इससे अपन आंसर का पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि x - 15 एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो 0 भी रख सकते हैं, नहीं आएगा। दूसरा कथन दिया है x - 10 एक विषम पूर्णांक है, एक तो विषम होना चाहिए x - 10 और ऊपर से क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, तो x की जगह पे अपन को एक ऐसा नंबर रखना है कि जिसको घटाने पर संख्या विषम आए और एक पूर्णांक आए, पूर्णांक मतलब माइनस में ना हो, तो x की जगह पे अपन ने रखा 11 - 10 बराबर कितना बचेगा 1।
देखो एक एक विषम संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो यदि हम एक का मान x की जगह पे रखते हैं तो x माइनस, नहीं ये भी गलत है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 23। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से पर्याप्त हैं। क्या x माइनस 5 सम संख्या है? क्या x एक वास्तविक संख्या है? तो कथन एक x माइनस 15 एक पूर्णांक है, x माइनस 15 एक पूर्णांक है, तो क्या इसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं? या कथन 2 दिया है x माइनस 10 एक विषम पूर्णांक है। तो यदि हम दूसरे कथन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर x की जगह पे एक ऐसी संख्या माननी है जिसमें से 10 घटाएं तो संख्या क्या बनी, विषम भी हो और पूर्णांक भी रहे। तो हमें थोड़ा बड़ी संख्या लेनी है ताकि घटाने पर माइनस में ना आए। तो हमने x की जगह पे लिया 17, x की जगह पे हमने लिया 17 और 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 7 एक विषम संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो x का मान कितना आया अपना, 7 आ गया। यदि हम x का मान यहाँ पर रखें 17 माइनस 10 7 आ गया, मतलब यहाँ पे सही हो गया। फिर यदि हम x का मान x यहाँ पे रखते हैं तो 17 माइनस 5, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। तो 12 एक सम संख्या है, यही इसमें ये कह रहा है। या दूसरे उदाहरण से यदि हम देखना चाहें तो यदि हम x की जगह पे 11 लेते हैं, हमने x की जगह पे लिया 11, 11 में से 10 घटाया, कितना बचा, 1। एक पूर्ण संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो यदि हम x का मान 11 यहाँ पे रखते हैं, 11 माइनस 5, तो बराबर कितना बचा, 6। 6 एक सम संख्या है जैसा कि ये इसमें पूछ रहा था। इसी प्रकार से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अपर्याप्त है। इसी प्रकार से 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आगे के और क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।